जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। बंगाल विजय को देखते हुए आज बक्सर के युद्ध को भी हम देखेंगे। पहले की वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पूरा पढ़ाई कर लिया है, जहां पर हमने देखा कि किस तरह सिराज को षड्यंत्र द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद मीर जाफर बंगाल के गवर्नर और क्लाइव के हेल्प से वहां का नवाब बन जाता है। उसके बाद जो बंगाल की स्थिति बिगड़ती है, यहाँ से एकदम बिगड़ना पूरी तरह से चालू हो जाता है। सिराज जो सोच रहा था कि यहाँ से अंग्रेजों को क्यों तरह हम ऐसे भगाएं कि यहाँ पे फिर से वैसा बंगाल बने जो अलीवर्दी के टाइम में था, उसके ऊपर वो कार्य करता है। लेकिन घर का षड्यंत्र और अंग्रेजों द्वारा वो उसका सपना पूरा नहीं हो पाता है। आगे चलकर जब मीर जाफर बैठता है तो वो भी बचा कुचा लुटिया पूरा डुबा देता है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 के बीच में वहाँ का नवाब रहता है। जब ये नवाब बनता तो अंग्रेजों के हेल्प से है ना। तो क्या होता है कि जब सिराज वहाँ पे अधिपत्य अपना कर लिया रहता है बंगाल वाले इलाकों से अंग्रेजों को भगाकर, तो उनका मुक्त व्यापार बंद कर देता है, निजी व्यापार भी बंद कर देता है, बहुत सारा लगाम लगाता है उनके ऊपर। लेकिन जब ये नवाब बनता है तो ये क्या कर देता है, उनका मुक्त व्यापार वाला फरमान जो था फिर से पास कर देता है कि आप बिहार, उड़ीसा, बंगाल का मुक्त व्यापार कीजिए। कलकत्ता के पास 24 परगना भी देता है और बहुत सारा ज़मीन था कलकत्ता के पास के आसपास का क्षेत्र, वहाँ को उनको ज़मीन भी देता है। निजी व्यापार भी पास कर देता था, क्योंकि पहले निजी व्यापार के लिए तो जो फरमान था वो निजी व्यापार के लिए नहीं था, वो कंपनी के लिए था। लेकिन कंपनी दुरुपयोग द्वारा निजी व्यापार कर रही थी, तो इसको भी परमिशन दे देता है मीर जाफर, क्योंकि पूरा उनका कठपुतली बन गया था। जैसे अंग्रेज नचा रहे थे वैसे वैसे वो नाच रहा था। अंग्रेजों के समर्थन को लेकर भारी रकम अदा किया। जैसे मान लीजिए जब वोटिंग हो रहा है ना कि कौन कौन राजा बनेगा, कई लोग न उठ गए। सिराज जब मर गया तो कई लोग उठ गए राजा बनने के लिए। तो मीर जाफर के पक्ष में बहुत सारे अंग्रेज थे। तो पर आदमी से बतियाया था कि तू हमें सपोर्ट करेगा ना तो हम आपको ढेर पैसा देंगे। तो जितने अंग्रेज उसको सपोर्ट दिए थे सबका पेट भरा, सबको पैसा दिया, नजराना दिया, हरजाना दिया। युद्ध जो खर्चा हुआ प्लासी में अंग्रेजों का, हरजाना भी दिया और नजराना भी दिया खुश होकर के। जो इतना पैसा था 1,750,000 रुपया, इतना सारा पैसा वो दे दिया। तो क्या बचेगा राजस्व में? कुछ भी नहीं बचेगा। पूरा बंगाल का खजाना लगभग खाली हो चुका था। फिर ये जब मीर जाफर जब बनता है ना तो कई विरोधी भी खड़े हो जाते हैं। जैसे कई लोग तो सिराज को चाहते थे ना, क्योंकि बहुत अच्छा वो कार्य करते जा रहा था, तो कई लोग सिराज के साथ भी थे। तो आसपास के जो भी जमींदार वाले इलाके थे ना, वो कई लोग कहते हैं कि हम मीर जाफर को अपना राजा नहीं मानेंगे। इस बात के लिए ना जो राय दुर्लभ था, जो अगले वीडियो में हमने बताया आपको, राय दुर्लभ दीवान था, वो भी कई जमींदार को भड़का रहा था कि आप मीर जाफर को नवाब नहीं मानिए। तो ये चाहता था मीर जाफर कि किसी तरह राय दुर्लभ को हम मार दे। लेकिन अंग्रेज जो हैं, जो क्लाइव, वो राय दुर्लभ को भी अपने पास रखे थे। तो मीर जाफर इसको हाथ नहीं लगा पाया, क्योंकि वो क्लाइव के पास बैठा हुआ था। एक तरफ तो अंग्रेज मीर जाफर को नवाब बना के भी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके ओपोनेंट को भी अपने सपोर्ट में रखे हुए हैं कि किसी तरह ये उठे नहीं। अगर ये ज़्यादा उठेगा तो इसको हटा के इसको बना देंगे। इसीलिए ये ज़्यादा चुपचाप से जो अंग्रेज कहते थे उसको मानता था। असली लफड़ा की शुरुआत देखिए। मीर जाफर जब तक रहता है किसी तरह लुटिया डूब रहा था, चुपचाप बेचारा देख रहा था, क्या कर सकता था, कठपुतली बन के बैठा था। मीर जाफर का जो बेटा रहता है ना मीरान, जो सिराज उद्दौला को मारा रहता है पटना में, वो मर जाता है। अभी जब मर जाता है तो बस अब कोई रहता नहीं कि नवाब कौन बनेगा। तो उत्तराधिकार का लफड़ा चालू हो जाता है, कई तरह के षड्यंत्र खेलना चालू हो जाता है। एक जो खड़ा होता है उत्तराधिकार में, एक था मीरान का बेटा जो मरा रहता है, उसका एक बेटा रहता है, वो राजा बनना चाहता था। और एक जो था मीर कासिम था, जो मीर जाफर का दामाद था, ये चाहता था कि नवाब हम बने, या ये चाहता था कि नवाब हम बने। अंग्रेज क्या किए, ये जाके अंग्रेजों से ना षड्यंत्र किया मीर कासिम की, आप हमको नवाब बनाने में सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपको और सारा जागीर देंगे और पैसा देंगे, आप लोग को बहुत सारा मुक्त व्यापार का परमिशन भी दे देंगे। इस तरह अंग्रेजों को लुभाया, क्योंकि वो देख रहा था कि बंगाल में जिस तरह अंग्रेजों का दबदबा है, अगर अंग्रेज का सपोर्ट हमको मिल गया तो अगला नवाब तो हम ही बनेंगे। तो यही देखते हुए मीर कासिम क्या करता है, अंग्रेजों से संधि करता है कि आप हमको सपोर्ट दीजिए नवाब बनने, बाद के आगे हम आपका सपोर्ट करेंगे। यही देखते हुए ये जो उस वक्त कलकत्ता का गवर्नर रहता है वंशी टाट, ये सपोर्ट दे देता है मीर कासिम को। अब मीर कासिम नवाब बन के तैयार हो जाता है और वादे के अनुसार बहुत सारा नजराना देता है अंग्रेज को। लेकिन ये बना होता है बहुत दिमाग से। ये देख रहा था कि मीर जाफर पूरा कलकत्ता को बर्बाद कर रहा है। ये वो नवाब था जो अलीवर्दी था। अलीवर्दी के बाद कोई अच्छा नवाब बंगाल पे बैठा है ना, तो वो मीर कासिम बैठा है। ये बहुत ही दिमागी आदमी था। अपने को खुद को नवाब बनाया कि बंगाल को बेहतर बनाया जाए। और बंगाल को बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर रहा है,
पहले को मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर लाता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों का कंट्रोल चल रहा था, बहुत सारे उनके चम्मच खड़े हो गए थे। तो चाहता नहीं था कि राजधानी यहाँ रहे, क्योंकि राजधानी रहेगी तो फिर वही सब अंग्रेज़ों के हिसाब से काम चलेगा। तो राजधानी को बदला, जितना दरबारी अधिकारी जो अंग्रेज़ों के चम्मच थे या जो कूटनीति करते थे उनको हटाया, उनको दरबार से हटाया, अपनी सैन्य क्षमता और कौशल को बढ़ाया, क्योंकि वो देखा था कि प्लासी में हमारी इतनी बड़ी सेना हार जाती है। तो वो इस पे ध्यान दिया कि अगर हम अपना सैन्य कौशल को बढ़ा लेते हैं तो हम अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए काबिल बन जाएंगे। इसके लिए वे अपने सेना में फ्रांसीसियों को भी रखा कि वो हमको प्रशिक्षण दें। ठीक है, तो ये सब तरह से अच्छा कार्य कर रहा था और कंपनी पे पूरा लगाम लगा रहा था कि आप ज़्यादा उड़िए नहीं, हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमारा बात मानिए। उसके बाद क्या करता है, जो फरमान मिला रहता है ना मुग़लों का फरमान, कमेंट करके बताइए कौन सा फरमान, जो फरमान मिला रहता है मुग़लों का, उसको कहता है कि हम उसका ज़्यादा उपयोग नहीं करने देंगे। आप जो उस पर निजी व्यापार कर रहे हैं वो मत कीजिए, सिर्फ कंपनी उस पर व्यापार करेगी, कोई भी अपना निजी व्यापार नहीं करेगा। आगे चल के वो क्या करता है कि फरमान पे भी 9% चुंगी लगा देता है। अब उनको तो अंग्रेज़ों को मानना पड़ रहा था, क्योंकि वो तो वहाँ का नवाब था, कैसे अंग्रेज़ विरोध करते, तो इसीलिए अंग्रेज़ मान भी जा रहे थे। लेकिन इसी के नाते वंशी टाट जो रहता है, जो कलकत्ता का गवर्नर रहता है, वो जाता है और वहाँ मुंगेर में मिलता है मीर कासिम से कि आप हमको पूरा तरह से परमिशन एकदम बंद कर दिए हैं, हम अब इतना ज़्यादा टैक्स कहाँ से देंगे, हम पे ज़्यादा आप टैक्स लगा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, सिर्फ 9% हमसे टैक्स लीजिए और हमको व्यापार का परमिशन पास कर दीजिए। तो इस पे वो मान जाता है। लेकिन जब ये बात ना वंशी टाट जब कलकत्ता के काउंसिल में रखता है बाकी अंग्रेजों के सामने, तो वो कहते हैं हम ये बात को नहीं मानेंगे, फरमान तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको बहुत पहले से मिला हुआ है, हम इस बात को नहीं मानेंगे कि हम इस पर 9% चुंगी दें। इस बात पे भड़क जाते हैं और देना बंद कर देते हैं, मतलब कहते हैं हम नहीं देंगे चुंगी। तो इसी बात से खिसिया कर मीर कासिम क्या करता है कि भारतीय व्यापारी है ना, उनका भी चुंगी बंद कर देता है कि वो भी टैक्स फ्री देंगे। जब तुम टैक्स फ्री काम करोगे तो हमारे भारत के व्यापारी क्यों ना टैक्स फ्री काम करेंगे, वो भी टैक्स फ्री काम करेंगे। क्योंकि इससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा आग लग गया कि ये देखो हमारा देखा देखी कर रहा है, क्योंकि अंग्रेजों को इससे फायदा था, जहां पे वो यूरोप से सेना लाकर हमारे यहाँ व्यापार करते थे। लेकिन आगे चल के क्या किए, निजी व्यापार के अंतर्गत वो फरमान का दुरुपयोग करके भारतीयों का भी ना सामान फ्री में अपना कह के लगाते थे और कहते थे कि तुम कहाँ मुगल सेना को 30% दोगे या नवाब को 30% दोगे, हमको 10% दो, हम अपना सामान कह के तुमको चुंगी पार करवा देंगे। इससे उनको फायदा हो रहा था, मतलब यहीं से कमा के यहीं पे लगा रहे थे। जब इस तरफ ये परमिशन पास कर दिया कि भारतीय व्यापारी भी फ्री में अपना व्यापार करेंगे, तो ये सबको आग लग गया, यही बात पे खिसियाने लगा सब। अब अंदर ही अंदर षड्यंत्र होने लगा, कई जगह पर लड़ाई चालू हो गया। मीर कासिम के कई सेना वाले क्षेत्र में अंग्रेजों से साथ उनका हाथापाई चालू हो गया, छोटे छोटे झगड़ा होते होते बड़ा रूप ले लिया और आगे चलकर एक युद्ध होता है राजमहल के निकट, जहां मीर कासिम की सेना अंग्रेजों की सेना से हार जाती है। अब देखिए भारत की मीर कासिम की सेना अंग्रेजों से हारी, क्यों हारी, इसका कारण था कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक की युद्ध में अपने व्यापार से हटकर अब सैन्य शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए थे, सैन्य शक्ति को, नौसेना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए थे, क्योंकि फ्रांस से उनको पूरा बढ़िया से लोहा लेना था। इसके नाते वो बहुत अच्छा अपना सैन्य शक्ति किए थे। और उसी दौरान वेदरा हुआ था 1759 में और वांडीवास हुआ था 1760 में। इन दोनों युद्ध में इतनी बुरी तरह से डच और फ्रांसीसी को अंग्रेज हराए थे कि इनकी सैन्य सेना एकदम तैयार थी युद्ध के लिए। इसीलिए ये बंगाल के नवाब से लड़ने के लिए भी आतुर हो गए कि जब हम इतनी भयानक सेना को हरा सकते हैं तो हम आपको भी हरा सकते हैं अपनी सैन्य क्षमता के दम पे। इसी के नाते इसमें ताकत आए ना और ये बंगाल की सेना से लड़ गए। और यहाँ पे राजमहल के निकट मीर कासिम अपना जान बचा के भागता है। पहले मुंगेर भागता है, मुंगेर से पटना भागता है। वहाँ भी पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा इसको अंदर गुस्सा रहता है कि देखो हमारे क्षेत्र पर आके अंग्रेज अपना क्षेत्र बना दिए। अब तो बंगाल में नवाब कोई बैठा हुआ नहीं था, तो ये क्या करता है, मीर कासिम जाता है अवध के पास जाता है, मुगल के शाह आलम के पास जाता है। उस समय ना मुगल का शाह आलम पटना में ही बैठा रहता है, क्योंकि वो मुगल की कहानी के अंतर्गत है कि उस दौरान ना शाह आलम जब राजा था ना, तो उसका कोई वजीर था, वो मुगल के आगरा में उसको एंट्री नहीं दे रहा था, तो उसके डरे वो वहाँ बैठा हुआ था पटना में। ठीक है, तो यहाँ पटना में भेंट हो जाता है मुगल के राजा शाह आलम से और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है। ठीक है,
और बंगाल का मीर कासिम, तीनों मिलकर गुट बनाते हैं कि हमारे क्षेत्र में आकर अंग्रेज अपने आप को बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, जिससे राजस्व की घटोतरी हो रही है। आज बंगाल पे अधिपत्य जमा है, आगे चलकर आप पे भी ऐसा वो कार्य करेंगे, तो क्यों ना हम इनको फाइनली यहाँ से भगा दें। यही तीनों मिलकर एक बहुत बढ़िया गुट बनाते हैं, कई बड़ी सेना की तैयारी करते हैं। और इतनी बड़ी सेना, पहले तो जो प्लासी हुआ था तो धोखे वाला सेना बना था, वहाँ पे मीर जाफर धोखा दे दिया था तो सिराजुद्दौला हार गया था। लेकिन यहाँ पे दोनों अपनी अपनी सेना को तैयार करते हैं। एक तरफ यहाँ भारत की सेना तैयार हो रही थी और दूसरी तरफ अंग्रेज अपनी सेना को तैयार कर रहे थे। दोनों अपनी सेना को तैयार करके बक्सर में मिलते हैं 22 अक्टूबर 1764 को, जहाँ भयानक युद्ध होता है जिसके द्वारा बहुत लोग मारे जाते हैं। लेकिन अंग्रेज अपना युद्ध कौशल के द्वारा यहाँ पर जीत हासिल करते हैं। यहाँ पे वो अपना कौशल दिखाते हैं कि अंग्रेज धोखा से नहीं, ऐसे भी जीत सकते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है। अपने क्षमता के दम पर बक्सर में युद्ध करते हैं और इतनी बड़ी तीनों सेनाओं को हराते हैं। तीनों सेनाओं को हराकर इन तीनों राजाओं को मारते नहीं हैं, इनसे एक बढ़िया सी संधि की जाती है जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगली वीडियो में हम इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि जब बक्सर के युद्ध में ये सब हार जाते हैं तो क्लाइव आता है और किस प्रकार की संधि करता है कि आगे चल कर के ये तीनों बड़ी सेनाएं, भारत के बड़े नवाब पूर्णतः एक पंगु बन के रह जाते हैं और अंग्रेज अपना पूरा पावर लेके खड़े होते हैं कि उसके बाद उनको कोई ढा ना सके। जो उनको फरमान मिल गया तो मिल गया, उस पर कोई इस पर प्रतिबंध ना लगे दोबारा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।